चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कोरोना की दूसरी लहर को हम लोग झेल रहे हैं। बहुत से लोगों की जान गई है, बहुत से हमारे अपने हमसे बिछड़ गए, लेकिन इन सब के बीच अब थोड़ी सी जो रोशनी दिखाई दे रही है, एक अच्छी खबर दिखाई दे रही है। ये है कि अब जो दूसरे काल का वेग था वो काफ़ी कम हुआ है। अब बहुत सारे मरीज ठीक हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक तरफ जहां खुशी की बात, सभी के चेहरों पे खुशी की रौनक दिखाई दे रही है, वहीं जो दूसरी खबर आ रही है कि थर्ड वेव भी इसका आने वाला है, जो अगले माह तक शायद हम लोगों के बीच होगा। और थर्ड वेव जो है वो काफ़ी इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। उसका नाम दिया गया है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये जब शुरू होगा थर्ड वेव, उसमें बच्चे जो हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, वो इसके चपेट में ज़्यादा आएंगे। तो हम इन सारी बीमारियों पे, जो आने वाली बीमारियां हैं, हम ये चाहते हैं कि उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचा सकें और उसका बचाव हम स्वयं, हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये सरकार का मामला है। लेकिन प्राथमिक स्तर पे अगर उसकी जानकारी हमें होती है, आपको होती है, तो हम प्रयास ये ज़रूर करें कि हम उस बीमारी से बचने का प्रयास करें। और ये बीमारी क्या है, इससे कैसे बचेंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हम सिवान के आई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर शरद कुमार जी हैं, शरद चौधरी जी, हम उनके पास बैठे हुए हैं। चूँकि जो ब्लैक फंगस शायद है वो आँख से ही जुड़ा हुआ मामला है और हम इस पर शरद जी बड़ी अच्छी तरीक़ा से अपनी बात को रखेंगे। शरद जी, ये तीसरे वेव की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, क्या है ये? देखिए, तीसरा वेव और ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। अब ये तीसरा वेव, जैसे कोरोना का ये दूसरा वेव आया, वैसे ही तीसरा वेव भी साइंटिस्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस तीसरे वेव में बच्चों को ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन होगा। आप देखे भी होंगे कि पहले वेव में बूढ़े लोग ज़्यादा संक्रमित हुए, दूसरे वेव में हम लोगों ने भी देखा है कि मिक्स जवान लोग चले गए। हाँ, बूढ़े एज वेल एज जवान भी संक्रमित हुए हैं। तो ये मान के चला जा रहा है कि अगर तीसरा वेव आता है, जो इसका ट्रेंड है, तो बच्चे बच गए हैं, तो हो सकता है कि बच्चे उसमें संक्रमित हों। और ये जो आपने ब्लैक फंगस और वाइट फंगस की बात की, देखिए, फंगस कोई नई बात नहीं है। फंगस हमारे आपके शरीर में बहुत पहले से है, लेकिन चूँकि ये इतने कमज़ोर होते हैं कि जब तक आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, ये कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा, तो दिखा देंगे वाली स्थिति है। तो हाँ, वो वैसे ही रहते हैं। आपके हमारे शरीर में बहुत सारे फंगस हैं, हमारे नाक में है, आँख में भी है। हम लोग वैसे भी कहीं जाते हैं, गंदा जगह है, तो उसमें फंगस रहता ही रहता है। तो ये नहीं है कि फंगस कुछ ये आज इस कोरोना में आ गया है, नहीं, ये हमारे आपके शरीर में मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि आंखें जो हैं वो लाल एकदम बिल्कुल लाल तरीके से कई इमेज दिखाया जा रहा है और इसको देख करके लोग डर भी जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कुछ पड़ जाता है कंकड़ वगैरह, हम उसको अगर आंखों को मल देते हैं तो आंख लाल हो जाता है। तो लाल तो वो तो कंकड़ की वजह से हो गया, लेकिन अब उसमें ये अगर डर समा गया कि हमें ये कहीं हम उसी फंगस के शिकार तो नहीं हो गए, तो ये क्या है? देखिए, ये एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक फंगस माइकोसिस जिसको बोल रहे हैं, ये मोस्टली डायबिटिक पेशेंट जो ऑलरेडी नॉन डायबिटिक हैं, या हम लोग जो कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉयड यूज कर रहे हैं और काफ़ी
मतलब हाई डोजेज में यूज कर रहे हैं। तो जो लोग, एक होता है कि आप मतलब नॉन डायबिटिक हैं, एक होता है कि आप डायबिटिक प्रोन हैं, मतलब आपको भविष्य में डायबिटीज हो सकता है। तो वैसे लोगों को जब हम लोग डेक्सोना इंजेक्शन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन दे रहे हैं तो उनका शुगर जो है वो लेवल हाई हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि ये अभी अफरा तफरी का माहौल है। हम लोग अभी किसी ढंग से ये प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आ रहा है उसको ऑक्सीजन लगा दिया जाए। ऑक्सीजन लगा दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा रहा है। 1-2 दिन हमको समय मिलता है, फिर हम उनका ब्लड शुगर एंड अदर टेस्ट जो है करवाते हैं। जब मरीज से पूछते हैं कि भाई आपको शुगर वगैरह आता ना, हमको कोई बीमारी नहीं है, तो एक मोटा मोटी हिस्ट्री पे काम चलता है। बाद में हम लोग शुगर का जब टेस्ट करवाते हैं तो देख रहे हैं कि उस आदमी को 500 शुगर है, रैंडम 500 400। चूँकि मैं 6 तारीख से लगातार अपना जो डाइट सेंटर है, कोविड सेंटर है, वहाँ पे लगातार काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे मरीज से इंटरेक्शन हुआ, बहुत सारे मरीज को देखा गया। अब होता क्या है कि आप शुगर आपका बढ़ गया। अब 2 बातें हैं इसमें। शुगर जब भी राइज होता है बॉडी में तो आँख में पुतली गिर जाती है, जिसको हम लोग टोसिस बोलते हैं। उसमें थर्ड नर्व की पालसी हो जाती है। अब थर्ड नर्व की पालसी होगी तो आपकी पुतली गिर जाएगी और आपका आई बॉल जो है वो मूव नहीं करता, एकदम स्ट्रेट रहेगा और पुतली गिर जाएगी। अब इसी में ये जो म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस का हल्ला हुआ है, तो ये दोनों को इंसिडेंट साइमल्टेनियस हो रहा है। एक तो डायबिटिक, नॉन डायबिटिक जो हैं उसके वजह से हो रहा है, दूसरा हाई शुगर लेवल के चलते नर्व का भी पालसी हो रहा है। तो ये दोनों मिक्स है। लेकिन हमको इसके लिए सजग रहना है, ये मान के चलना है कि हमको ब्लैक फंगस हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है। तो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन जो है वो बेटर देन द क्योर है। अगर हम अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट संभव है। तो इसका बचाव का क्या तरीका है? जैसे मान लीजिए कि वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, और जो आपने कहा कि बच्चे अब बचे हुए हैं तो उन पर भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, तो हम कैसे बचा सकते हैं इस बीमारी से? ये देखिए, फिर यहाँ पे आता है ना पर्सनल हाइजीन। अपना हाइजीन मेंटेन करके और अपनी इम्यूनिटी के लेवल को बढ़ा करके। लेकिन जो डायबिटिक्स हैं उनकी इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएंगे? वो देन एंड देयर तो बढ़ने वाली है नहीं। तो हम लोग, अब एक थियरी आई है कि जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है, और ऑक्सीजन में जो है ना वो पानी रहता है, पानी के बुलबुले से हो करके ऑक्सीजन दिया जाता है, तो वो बदला नहीं जा रहा है। जो ट्यूब लगाया जाता है नाक में वो बदला नहीं जा रहा है, या उसको स्टरलाइज नहीं किया जा रहा है। कहने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन वो ये भी जान रहे हैं कि आज वो ट्यूब भी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो जानते हुए भी मजबूरन भी एक ट्यूब जो है मरीज लोगों को 5 दिन 6 दिन, नहीं कई लोगों को तो नहीं यूज किया जा रहा है, बट उसी मरीज को 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक चलाया जा रहा है। पानी बदलने का सवाल है, पानी बदला जा रहा है। लेकिन अभी कुछ जगह से कुछ जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि ये होल चीज़ नहीं है, और मैं भी उससे सहमत हूँ। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि ये जो ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है इसमें आप जानते हैं कि 2 तरह का ऑक्सीजन होता है, एक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और एक मेडिकल ऑक्सीजन। तो जो मेडिकल यूज के लिए जो ऑक्सीजन होता है उनका स्टरलाइजेशन वो बड़ा प्रॉपर वे से होता है, इसलिए कि मेडिकल यूज के लिए है। और इंडस्ट्रियल यूज वाले जो हमको लगता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है, और इस आपदा में उस इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी मतलब मेडिकल के रूप में यूज किया जा रहा है। तो हमको लग रहा है कि जैसे आप देखेंगे म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस का इंसिडेंस है कहाँ पे ज़्यादा? मुंबई में ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा है, जो मेट्रोज हैं वहाँ पे ज़्यादा है। ये इसलिए है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक ये थियरी निकल के आ रही है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज जहाँ पे ज़्यादा हुआ है वहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है। तो ये एक उस चीज़ को सपोर्ट मिल रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये ऑक्सीजन सप्लाई से या ट्यूबिंग से, तो आप जानते हैं इसी ये में 15-15 दिन 20-20 दिन पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे रहता है। बहुत सारे जगह आईसीयू में रहता है, बहुत सारे लोग 10 दिन 15 दिन रहते हैं वेंटिलेटर पे, डायबिटिक हैं वो रहते हैं। लेकिन आज तक मैं आपको बोलूं, मैं पढ़ा हूं म्यूकोरमाइकोसिस अपने MBBS के दौरान, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा केस न देखा नहीं था और सुना भी नहीं था।
बस केवल किताब में हम लोग ज़रूर पढ़े थे कि ये म्यूकोरमाइकोसिस होता है, ये एक फंगस है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है कराता है। लेकिन इस बार जैसे कि आप जिस तस्वीर के बारे में चर्चा कर रहे थे, ऐसा डरावना तस्वीर हमने आज तक कभी नहीं देखा है। तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट और बहुत सारे डॉक्टर्स ये जो चीज़ सोच रहे हैं कि ये जो चीज़ हुआ है और मोस्टली डायबिटिक में हुआ है, मेट्रोज में हुआ है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा हुआ है। हमारे सिवान में मैक्सिमम हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट यूज कर रहे हैं। एक पेशेंट 7 दिन 8 दिन रहा है, बहुत सारे डायबिटीज रहे हैं, लेकिन अब तक हमको हमारे डाइट में 6 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक कोई भी म्यूकोरमाइकोसिस का केस नहीं दिखा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पटना में कई पेशेंट सामने आए हैं, तो इसको क्या माना जाए कि पटना भी एक इंडस्ट्रियल एरिया, आसपास के बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो इसी के लेकर के है या ये इधर भी आ सकता है? आप सुने होंगे कि पटना में भी ऑक्सीजन के लिए बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, बहुत सारे हॉस्पिटल का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। लेकिन क्या आप सुने क्या कि सिवान में ऑक्सीजन की कमी है? कभी आप सुने? आप तो बहुत सारा कवरेज करते हैं, इसलिए मेरे को बहुत शुरू से यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही। और एज यूजुअल जो जिस जगह से हम लोग पहले भी ऑक्सीजन यूज करते थे, ऑलमोस्ट वहीं से सप्लाई हुई। और सरकार के तरफ से जितना भी जो सेंटर बना था, कोविड सेंटर महाराजगंज में हो या महादेवा में, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट यूज किया गया है। सिलेंडर हम लोग बहुत कम यूज किए हैं, तो हमको इसलिए भी लग रहा है कि हमारे यहाँ म्यूकोरमाइकोसिस का केस ऑलमोस्ट नील है, अब तक रिपोर्टेड नहीं। इसमें सर जो चीज़ आपने बताया कि जैसे वो ऑक्सीजन लेने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्यूब, यहाँ उसको अगर समय से बदल दें तो हमें लगता है कि शायद अगर जो शंका है कि हमें हो सकता है ज़्यादा इसका फंगस हो सकता है, तो इससे भी हम बच सकते हैं, सिर्फ उसे बदल दें। बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि इन्फेक्शन रेट जो होता है या कोई भी चीज़, जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट अपना स्टरलाइज करते हैं, वो 100% स्टरलाइजेशन नहीं होता है, वो हम बैक्टीरियल लोड को मिनिमाइज कर देते हैं। अगर कोई बीमारी 10 गो बैक्टीरिया मिलके करता है तो हम उसको 2 गो बैक्टीरिया पे ला करके छोड़ देते हैं। क्योंकि नेचर में एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, जो भी हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं वो मिनिमाइज करता है, इस लेवल पे करता है कि वहाँ से इन्फेक्शन संभव नहीं हो। तो चूँकि ये ट्यूबिंग मार्केट में ट्यूबिंग उपलब्ध नहीं था, किसी भी ढंग से ये दिया जा रहा था। अभी हम लोग 10 तरह का फंडा ज़रूर दे सकते हैं कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, लेकिन मैं चूँकि बहुत करीब से देख रहा हूँ सारी चीज़ें, आखिर कहाँ से होना चाहिए था? ट्यूबिंग तो रोज़ बदला जाना चाहिए, ट्यूबिंग मिले तब तो। अब आप ट्यूबिंग बोलो, इस समय ट्यूबिंग कहाँ से लाएंगे? तो ये स्थिति और ज़रूरत ये थी कि पेशेंट का जान बचे तो उसको म्यूकोरमाइकोसिस होगा। एक अंतिम सवाल, चूँकि आप डॉक्टर हैं और मेडिकल से जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि सामान की कमी है, जो ज़रूरत है वो सामान की कमी है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, और जिस तरह से ये महामारी पिछले 1 साल से जिस रूप में हमारे सामने आया है, क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि हम सब कुछ छोड़ करके हम स्वास्थ्य पर गंभीरता से, जो भी सरकारें हों, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो भी सरकारें हों, सारे बातों को छोड़ करके सबसे पहले हम आज स्वास्थ्य पे गंभीरता से विचार करें। स्वास्थ्य पे जो आज भी हम बहुत सारे बिहार के अस्पताल को देखते हैं तो रोना आता है कि आखिर ये बिल्डिंग बनवा के क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं, अगर इसको इस्तेमाल नहीं करना था तो पैसा क्यों बर्बाद कर दिया। तो क्या अब आपको लगता है कि सरकार चेतेगी और इस महामारी, हो सकता है कि भविष्य में इससे भी बड़ा कुछ आ जाए और जिसे हम झेल नहीं पाए, तो क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि गंभीरता से इस पर विचार हो? बिल्कुल, ये समय आ गया है या समय पहले भी था। हमारे यहाँ हम जो है हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों मोस्ट नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट है। पता नहीं सरकार, कोई भी सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं देती है। आप देखेंगे बजट का एलोकेशन जो होता है वो हेल्थ पे सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा एजुकेशन पे होता है। लेकिन हमको लगता है कि एक मानव के विकास के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, एजुकेशन और हेल्थ। अब आप कहेंगे
हमें बहुत आश्चर्य लगता है कि जो डाटा सरकारें हमको देती हैं, इतना वेंटिलेटर खरीदा गया, इतना बाईपैप खरीदा गया, इतना ये चीज़ खरीदा गया, इतना बिल्डिंग बनाया गया, इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपने पढ़ा इतने डॉक्टरों की बहाली हुई, इतने नर्सों की बहाली हुई, इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए, इतने डॉक्टर बनाए, इतने नर्स बनाए? हाँ, जब ये नहीं रहेंगे, आप बिल्डिंग बना दीजिए, ये बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन इसमें अगर शरद चौधरी नहीं बैठेंगे तो आखिरी इलाज कौन करेगा यहाँ? हमें यही बात समझ में नहीं आती है कि हमारे जो नीति निर्धारक हैं कि क्या ये बिल्डिंग मरीज का सेवा करेगा कि इसमें डॉक्टर सेवा करेगा। हमको लगता है कि एक झोंपड़ी भी हो और उसको उसमें देखने वाले डॉक्टर्स हों, स्टाफ हों, नर्स हों, तो हम लोग लगता है कि अगर ये संख्या ज़्यादा हो तो तंबू शमियाना लगा करके भी ऐसे हालात बेहतर इलाज हम दे सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है कि सरकार ये क्या गिनाती है या लोग क्या दिखाते हैं। अभी सदर अस्पताल में या बहुत सारे बिहार के लगभग सारे सदर अस्पताल में वेंटिलेटर हैं, आपको भी ज्ञात होगा, चलाने वाले लोग नहीं हैं। अब बहुत आश्चर्य लगा लास्ट में कि सदर अस्पताल में या गवर्नमेंट जॉब में एक भी एनास्थेटिस्ट निश्चेतना विशेषज्ञ नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोकल जिला प्रशासन, खास करके मैं डीएम साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सिवान की जनता की तरफ से कि उनके व्यक्तिगत प्रयास से हम लोगों ने लास्ट में मतलब वेंटिलेटर को स्टार्ट किया। 20 तारीख चार वेंटिलेटर को फंक्शनल किया गया। आपको ये नहीं लगता है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है? जीरा भी बोलना उचित नहीं होगा? जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ तो हुआ। दूसरी बात कि पब्लिक ये समझती है ना कि वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर। मैं आपको एक डॉक्टर होने के नाते से ये बता सकता हूँ कि वेंटिलेटर जो है वो लास्ट ऑप्शन है, और अब तक देखा गया है कि जो भी मैक्सिमम लोग वेंटिलेटर पे गए हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए हैं। अब पब्लिक को लगता है कि वेंटिलेटर मिल जाए तो हम जिंदा बच जाएंगे। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। हमें लगा कि अगर ऑक्सीजन मिल जाता तो इनमें से बहुतों की जान बचाई जा सकती थी, और हमको लगता है कि एक वेंटिलेटर के दाम में 100 आदमी को ऑक्सीजन का सप्लाई जो है आराम से दिया जा सकता है। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये किस नीति के तहत। आपको क्या लगता है कि सरकार चेतेगी ये इतना ये सब देखने के बाद से? क्या अब सरकार को गंभीर हो जाना चाहिए इस पर? हमको नहीं लगता है कि सरकार इस पे चेतेगी। अगर चेतना रहता तो 2020 में हुई, और बीच में हमको याद है कि जुलाई अगस्त के बाद, जुलाई से पहले सिवान में, चूँकि मैं बहुत शुरू से जुड़ा हुआ था यहाँ पे, हर तैयारी का बहुत अच्छी तैयारी थी हम लोगों की। काफ़ी जगह पे मैंने हम लोग विजिट करके सारा चीज़ तैयारी किए हुए। लेकिन हमें लगा कि जब जुलाई के बाद अगस्त में ये इलेक्शन का जब ये शुरू हुआ तो थोड़ा हम लोग ढीला पड़ गए, और प्लस लोगों के मन में भी ये विचार आ गया कि कोरोना जो है इंडिया से चला गया, बिहार से चला गया, और कुछ लोग इसमें विजय दिवस भी मनाए, विजय भी ये हुआ कि कोरोना भारत से ख़त्म हो गया। लेकिन हमको लगता है कि जिस ढंग से तैयारी होनी चाहिए, और ये यहाँ पे ना परसेप्शन फेल्योर हुआ हम लोगों का कि कोरोना दोबारा नहीं होगा। चलिए, अब जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि हमें नहीं लगता कि कोई सरकार चेतने वाली है या कोई सरकार इस पर गंभीर होने वाली है, तो अब किसी नए सवाल का अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि केंद्र सरकार, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो 2 दिन पहले टीवी पे आकर के संवेदना व्यक्त करते समय उनके आंख छलक गए थे, जिस पर बहुत सारी बातें हुई। मगरमच्छी आंसू तक की नाम दिया गया। विदेशों के जो अखबार हैं उसकी सुर्खियां भी बने, और तब बड़ा दुख हुआ आज ये देख करके कि ये 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, लाखों लोग, 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और उस पर वो उनका मन दर्द छलक रहा था, आंसू गिर रहे थे, और आज उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। बड़ा दुख होता है ये सब देखने के बाद से कि अभी और कितनी लाशें देखनी होगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। तो हमें अपनी व्यवस्था
खुद करनी होगी, क्योंकि हम जिस बिहार में हैं, हम जिस जिला में हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप जब किसी सदर अस्पताल को छोड़ करके जरा बगल के अस्पतालों में चलिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। तो बड़ी अच्छी चर्चा रही उस बीमारी को लेकर के, जिसको लेकर के हम डॉक्टर साहब के पास बैठे हुए थे। ब्लैक फंगस और थर्ड वेव की जो बात हो रही थी, और डॉक्टर साहब ने एक सीधा सा मंत्र दिया है। ये कोई नेता नहीं है कि कोई मंत्र दे दे, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने साफ कही है कि आप अगर स्वच्छता के साथ अपना जीवन अपने या अपने लोगों को उस तरह से उन्हें तैयार करें कि घर आपका हो, चाहे कहीं भी जाए आए, बिल्कुल स्वच्छता के साथ अगर आप रहें तो ये बीमारी आपसे कोसों दूर रहेगी। और इसी को अपनाना होगा हमें, आपको और हम सबको। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 735273561। संघमित्रा पब्लिक स्कूल affiliated to CBSE up to 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th and 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान।